और चलिए अब सीधे रुक करेंगे सिवाना का, जहां पर इस वक्त वसुंधरा राजे सभा को संबोधित कर रही हैं। विधायक पूर्व विधायक ओपी मेंद्रा, टीकमचंद जी कांत और जिला अध्यक्ष मेजर पर्वत सिंह जी साहब और यहाँ उपस्थित इतनी अच्छी संख्या में सब मेरी माताएं बहनें, आपको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि आप लोगों ने सबने आके यहाँ इतने प्यार से हम सबकी रात देखी और इतने जोरदार स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सब माताएं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मेरे सब बुजुर्गगण और भाइयों, आप लोगों को भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। सब लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी कहीं भी स्वागत में कमी नहीं छोड़ी और इतने जोरदार तरीके से अपना प्यार दिया कि मैं तो मानती हूँ कि अब आप लोगों ने हम सबको अपने प्यार का कर्जदारी बना दिया है। ये तो इस प्यार के कर्ज को उतारते उतारते समय लगेगा। आपने इतना जोरदार कर्ज पैदा कर दिया, हम लोगों के कंधे पर डाल दिया और हम तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बस इसी के ऊपर फिदा हैं। हमको आप दौड़ा सकते हो, जितना भी दौड़ाओ, बस प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहो, अपना साथ देते रहो और मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा हम लोगों को और किसी चीज की जरूरत भी नहीं, तो साथ ही रहे। अब आपके बाड़मेर जिला का ये आखिरी स्टेशन है हमारा। 12,000 किलोमीटर हो गए, हमारी ट्रेन चली है पूरे राजस्थान के अंदर और 12,000 किलोमीटर आज सिवाना के अंदर हमारी मालूम नहीं 160 या 161वीं मीटिंग है और राजस्थान के पूरे कोने कोने को घूम के जोधपुर में 31 तारीख को हम अपनी यात्रा का समापन करने जा रहे हैं। इसमें हजारों लोगों ने साथ दिया है और जगह जगह पे कोशिश हमने ये की है पता ये करने की कि जनता की क्या सुविधाएं हैं, क्या 4.5 साल के अंदर इस सरकार ने किया है और क्या आप लोगों की कमियां हैं जिनको मैं मानती हूं कि पूरा होना चाहिए था। जो पहले पुराने काम थे वो पूरे हुए कि नहीं और आप किस हालात में अपने क्षेत्र के अंदर हो, ये पूछने के लिए मैं गई। मैंने अभी आपके एमएलए साहब जो बेचारे हमेशा हाउस के अंदर बोलते हैं और वो हमारे पास भी आके आज बोले कि इतने सारे हमारे काम है, वो सब हम लोगों को काम अपने को करने की जरूरत है, ये काम हमको पूरा करके दीजिए। पर सबसे पहले मेरा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया पीने के पानी पे। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र के पीने के पानी का जोरदार अभाव है और जब एमएलए साहब ये कह रहे हैं इसका मतलब आपकी जुबान है और मेरे को ये बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा नाजुक है कि ये समझिए कि जो 3 पेयजल योजनाएं आपने हमारे लिए चालू की थी, सिवाना को सोचते हुए चालू की थी, वो तीनों पेयजल योजना कहीं नहीं गई और हमारे सिवाना को उन किसी भी पेयजल योजना से आज दिन तक फायदा नहीं हुआ है। तो मैं पता करने को गई कि क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले उमेद सागर दवा समदड़ी खंडक परियोजना, इसका मुझे याद है शिलान्यास करते हुए 364 करोड़ की स्कीम थी और मैं मानती हूं कि समदड़ी का काम तो हमने तभी कर दिया था, उस समदड़ी की मीटिंग के बाद हम लोगों ने काम चालू कर दिया था और समदड़ी तक तो पानी पहुंच गया है, परंतु ये खंडक के लिए जहां जाना था और सिवाना के लिए 56 गांव थे सिवाना के, वहां पहुंचना था, वहां पानी नहीं पहुंचा है और वहां के लोग बिल्कुल ही व्याकुल है। अभी रास्ते में मेरे को गांव के लोग मिले, मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताओ कि आपको क्या चीज चाहिए जिसको मैं अपने नोट करूं। उन्होंने कहा आप सब चीज भूल जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ हमें पानी पिला दो। मैं समझता हूं कि पानी अगर आप पिला दोगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। आज हमारी ये स्थिति है। इसके साथ साथ पोखरन फलसून सिवाना ये पेयजल योजना 1000 करोड़ की योजना हमने चालू करने का काम किया था। आज मेजर जसवंत सिंह जी भी यहाँ मंच में बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि जैसलमेर के अंदर उन्होंने मेरे को ये याद दिलाया था कि ये पुराने सरकार से चली आ रही है, परंतु इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए हैं। आप भी अपने चुनाव के पहले इसकी घोषणा कर दीजिए। तब मैं तो उस समय दुखी भी हुई, मैंने कहा मालूम नहीं क्या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, परंतु 1000 करोड़ रुपए हम लोग ढूंढ के लाए, उसकी योजना का उसी समय संकल्प किया और हम लोगों ने वो काम चालू कर दिया था जो इस सरकार ने काम को रोक दिया। और अब मैं देख रही हूं कि जगह जगह पे खुदाई चालू कर दी है। इलेक्शन आ रहे हैं ना, जगह जगह पे खुदाई करना शुरू कर दिया है, पाइप डालना शुरू कर दिया है। ये पुरानी आदत है,
पहले भी करते आए हैं, ऐसे ही चुनाव जीतते आए हैं। और मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने वो शुरू तो कर दिया है, परंतु जो 103 गांव सिवाना शहर ये जोड़ना था, वो आज दिन तक नहीं जुड़े हैं। ना सिवाना को पानी मिला है, ना किसी भी तरीके से इन 103 गांव के अंदर पानी गया है। और वहां के लोग भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमारा इसके अंदर कुछ हो जाना चाहिए। तो एमएलए साहब ने एक सुझाव दिया। उनका ये कहना है कि सिंदड़ी में गोयना पर्वत के पास पानी संग्रहण के लिए एक जगह है। वो कहते हैं कि वहां अगर एक चेक डैम बनाया जाए तो बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो सकेगा। मैंने कहा उनको कि भाई इस चीज के ऊपर हम ध्यान रखेंगे और सरकार अपनी आएगी तो इसका तुरंत ही पता करके, और अगर ये हो सकता है तो इसको कराने का तुरंत ही काम कराने की कोशिश करेंगे। मैं मानती हूं कि एक 65 साल निकल गए, और 65 साल निकलने के बाद ये तो किसी को लगा होगा कि जब ज्यादातर कांग्रेस ने ही राज किया है, क्योंकि मेरा समय निकाल दीजिए, भैरव सिंह जी का समय निकाल दीजिए, तो ऐसे 53, 54 साल, 55 साल कांग्रेस को अपन ने दिए। लगे किसी को कि किसी को 55 साल मिल जाए तो मालूम नहीं वो क्षेत्र के अंदर चमन करके रख दे। अरे उधर गुजरात में 15 साल मिल गए तो गुजरात कहां से कहां पहुंच गया। उधर आपके मध्य प्रदेश में हाँ बहुत सारे लोगों का गुजरात के साथ काम है, और वो सब लोग जाते हैं, देखते हैं, और वो वहां से देख के वापस आते हैं, और जगह जगह पे मेरे को मिलते हैं कि साहब देखिए गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर ऐसा काम हो गया, तो हमारे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 10 साल मिले, और 10 साल में मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। और 53 साल हमको मिले राजस्थान में कांग्रेस के, और कांग्रेस ने हमारी कहां स्थिति बना के रख दी, कैसे गड्ढे के अंदर घुसा के डाल दिया। ये मैं पूछना चाहती हूँ। 53 साल अगर हम लोगों को मिल जाते, भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते, तो मैं आपको यह विश्वास दिला सकती हूँ कि हम लोगों ने उसको चमन करके छोड़ना था। पर यह बहुत दुख की बात है, अब हम क्या करें। मैंने आगे चल के उन लोगों से यह भी पूछा कि मेरे को बताओ कि बिजली की क्या स्थिति है। तो गांव वालों ने मेरे को यह कहा कि हमें तो घरेलू बिजली तो बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना ट्रिपिंग होता है, इतना ट्रिपिंग होता है कि अगर आप ये समझिए कि 7 घंटे और 10 घंटे की बिजली भी आ रही है तो इतनी ज्यादा ट्रिपिंग हो जाती है कि वो बिजली से मुसीबत ही है। इसी तरीके से मैंने पूछा कि किसान लोगों को, ये कांग्रेस वालों ने अपने उस मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर ये लिख के छोड़ा है कि हम पूरी तरह से बिजली जितनी किसान को जरूरत पड़ती है उतनी हम उनको देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों, किसी को 8 घंटे बिजली यहाँ मिल रही है मिल रही किसी को नहीं मिल रही है। और किसान भाइयों को उन्होंने ये कहा है, लिखित में कहा है कि हम अपने घोषणा पत्र में वादा करते हैं कि 8 घंटे बिजली हम किसानों को देंगे। नहीं दी उन्होंने आज तक। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि यह वादा खिलाफी है। और इसी तरीके से मैं माता बहनें आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने वादा किया था उस समय जब हमारी सरकार चली गई कि 5-6 महीने हमको और मिल जाते हैं तो ये आपको 24 घंटे बिजली देंगे। और आज मैं फिर से आपको कहना चाहती हूँ, सरकार अपनी आएगी, हम सबसे पहले आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। आपको घर के अंदर आपको बिजली आपको मिलेगी। इस तरीके से नहीं होगा कि आपके यहाँ ट्रिपिंग हो जाए, बिजली ना आए, बच्चे ना पढ़ सके, ऐसी स्थिति नहीं होगी। और मैंने कहा है यहाँ आपके ट्रांसफार्मर भी फूक जाते हैं, तो हमारे समय के अंदर 72 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफार्मर मिलता था। आज ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। आप जब तक रिश्वत नहीं दोगे तब तक ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, और वो भी 10-15 हजार का रिश्वत, अच्छा मोटा रिश्वत होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर मिलता है। कई लोगों ने मेरे को यह कहा कि हम लोगों ने डिमांड नोटिस भरे हुए, गरीब लोगों को ढाणियों के अंदर बिजली मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। डिमांड नोटिस पड़े हुए हैं, किसी को कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है। हाहाकार मचा है पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली को देख के, क्योंकि किसान ये कहता है कि आप हमको पानी भी दे दो और आपको बीज भी दे दो और खाद भी दे दो, तो ये कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारे पास बिजली नहीं है, क्योंकि हम बिजली से ही पानी अपना सब कुछ पहुंचा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि किसान की हालत जो हुई है इस सरकार के अंदर वो और कहीं नहीं हुई है। आज आपको सही तरीके से खाद नहीं मिलेगा, सही तरीके से बिजली नहीं मिलेगा। और मैं पता कर रही थी तो कितनी तो महंगाई हो गई है, जहां डीएपी कहां से कहां पहुंच गया, आपका खाद कहां से कहां, यूरिया कहां से कहां पहुंच गया। और ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम तो किसान की मदद कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पिछले ही 2 महीने के अंदर 2 रुपए तो पेट्रोल बढ़ गया है। पिछले 10 दिन पहले आपके 50 पैसे डीजल बढ़ गया, अभी बढ़ा है। और जो मैंने सुना है वो ये है
कि आगे आने वाले समय के अंदर महीने महीने में धीरे धीरे 50-50 पैसे करके इसको बढ़ाते जाएंगे कि जनता को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया है। पर जहां डीजल बढ़ता है, जहां पेट्रोल बढ़ता है, वहां हर चीज महंगी हो जाती है भाइयों। और मैं अभी देख ही रही थी और माताएं बहनें बार बार मुझे कह रही थी कि सोना चांदी कहां से कहां चला गया, हम शादियां नहीं करवा सकते, हमको अपने परिवार का सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। और अगर आप चले जाओ तो किसान भी दुखी हो रहा है। किसान भी मेरे को ये कह रहा है कि जिस तरीके से महंगाई हो रही है उतना तो हमें तो पैसा मिलता नहीं है, परंतु जो बाजार के अंदर जाता है हमारा सामान वो दुगना तिगना दाम पे बिकता है। अब उन्होंने इतना ही कहा, आजकल प्याज का आपने अखबार में पढ़ा होगा, प्याज के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं। ये तो किसान के लिए भी अच्छा है अगर किसान को वो मिल जाए, परंतु किसान को तो मिले करीबन 5 रुपए किलो और 35 रुपए किलो के हिसाब से आपको शहर के अंदर मिले। मैं यही कह रही हूँ, हरा धनिया का देख लो, हरा धनिया 15 रुपए किलो तो आपको मिलता है किसान को और 150 रुपए जाके शहर में बिकता है। लहसुन 15 रुपए किलो और वहां बिकता है करीबन 70 रुपए के हिसाब से। माताएं बहनें, गैस सिलेंडर आपको हमारे समय में आराम से मिलता था, जितना चाहते हो, आपको चिंता कभी करने की जरूरत नहीं होती थी और 260 रुपए आपको देने की जरूरत थी। आज 9 सिलेंडर मुश्किल से और आपका एक एक सिलेंडर उसके बाद 750 का तो है, परंतु अगर बाजार में जाओ तो 1000-1200 के नीचे मिलता नहीं है। ये माताएं बहनें सब तंग हो गई हैं, जगह जगह मेरे आके कहती हैं कि बताओ हमारे लिए क्या होगा। इतने बड़े अक्षर में मैंने पढ़ा कि 30% छूट महिलाओं के लिए बसों के अंदर, परंतु रोडवेज का किराया जो लोकल है वो 45% पर किलोमीटर से 63 हो गया। तो जो बढ़ी गया उसी में 30% आ जाता है, तो आपको उसके पहले नहीं मिलना। इसी तरीके से रोडवेज का किराया अब बढ़ के 52 पैसे प्रति किलोमीटर से 67 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया है, वो भी बढ़ गया है। और घरेलू बिजली 3 दफा बढ़ गई है और 5 दफा अघरेलू बिजली वो बढ़ गई है और 53% बिजली का बढ़ोतरी हुआ है राजस्थान के अंदर। गरीब आदमी जाएगा तो कहां जाएगा, कोई बताएगा मुझे। और मैं पूछ रही हूं कि आपके इस शहर के अंदर जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो सरकारी अस्पताल के अंदर 8 स्थान में सिर्फ 1 डॉक्टर है। एक ही डॉक्टर है ना, क्या और कितने हैं? 1 डॉक्टर है पूरे शहर के अंदर, 1 ही डॉक्टर है। महिला चिकित्सक है ही नहीं माताएं बहनें, ये तो हमेशा का पुराना राग है, महिला डॉक्टर नहीं है। और पूरे क्षेत्र के अंदर जहां जानवर इतने हैं, वो जानवर के लिए 4 तो पशु चिकित्सालय बनाए गए हैं, परंतु डॉक्टर एक भी नहीं है। यह पूरे बाड़मेर की स्थिति है। वहां कह दिया है कि आप लोगों को मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई, डॉक्टर नहीं है तो कहां से आएगा मुफ्त जांच और कहां से आएगी मुफ्त दवाई। इसी तरीके से कह दिया अरे वो कुछ नहीं, हमने तो लोगों के लिए तो किया ही किया, पर हमने अपने जानवरों के लिए भी किया, मुफ्त दवाई भी दे दी उनको और मुफ्त जांच भी कराए। अरे अस्पतालों के बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, पशुपालक कोई डॉक्टर ही नहीं है और आप कहां से मुफ्त जांच उन बेचारों की करोगे। तो कोई भी आएगा जो भी इंजेक्शन लगा के चला जाता है, किसी को तो मालूम ही नहीं है। और जानवरों की क्या हालत हो रही है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर पूरे इलाके को देख लीजिए तो आप लोगों को खुद को मालूम हो जाएगा। और जहां पशु लोगों के लिए आप लोगों को चारा डालने की जरूरत है, डिपो बनाने की जरूरत है, वो कोई करने को तैयार नहीं है। और वहां दिल्ली के जयपुर के अंदर बैठ बैठ के रोज राग अलापते हैं कि हमने ये भी काम कर लिया और वो भी काम कर लिया। सिवाना में छात्र और छात्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई विषय अध्यापक है क्या? है क्या? कहीं नहीं है, टीचर नहीं है। यही हालत आपकी ग्रामीण स्कूल के अंदर है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मांग की है कॉलेज की, अपने एमएलए साहब कह रहे थे कि सिवाना के अंदर कॉलेज आ जाता है, इतने लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, हम लोगों को अगर मिल जाता है तो बहुत सारे लोग खुश होंगे। मैं कहा एमएलए साहब पहले तो अपन टीचरों का, डॉक्टरों का इंतजाम करें, अपनी सरकार आती है तो, और उसके बाद आपको कॉलेज देने में हमें क्या मुसीबत है। अगर लोग पढ़ने वाले लोग हैं, टीचर आने के लिए अपन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कॉलेज देने में हमें कोई मुसीबत नहीं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे युवाओं को, हमने अपने समय के अंदर 10 लाख नौकरियां सब युवाओं को देने का काम किया था। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को नौकरियां दी है। टेट परीक्षा जरूर फंसा दी है, ऐसी परीक्षा फंसा दी है कि बच्चे उसी में उलझ जाएं और आगे नहीं बढ़ पाए।
और मैं आप लोग सबको यह कहना चाहती हूँ कि टेट की परीक्षा को अपन उसका प्रबंधन करेंगे और आरपीएससी के बाद वापस जाके और उस आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले नौकरियों का इंतजाम किया था वैसे आप लोग सबका नौकरियों का इंतजाम करके छोड़ेंगे। सबसे जरूरी बात हमारी यह है कि हमारी महिलाओं को हम अपने पैरों पे खड़े कर दें। आज अत्याचार से चूर चूर हो रही है महिला, मालूम नहीं जब अपनी बच्ची चली जाती है स्कूल के लिए तो वापस आएगी कि नहीं, ऐसा डर लगता है परिवार के लोगों को। आज ये स्थिति हो गई है, चाहे जयपुर में हो, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे पूरे राजस्थान में हो। ये जरूरी है कि हमारी महिलाओं को उनकी इज्जत वापस मिले और वो स्वाभिमान से जिए, क्योंकि जिस परिवार में उनकी महिला का स्वाभिमान है वो परिवार आगे जाता है, और जो परिवार अपनी महिला की इज्जत को रक्षा नहीं कर सकता वो परिवार आगे जा ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो इस परिवार का मुखिया वहां जयपुर के अंदर बैठा है, अगर वो हमारी बहू और बेटियों की इज्जत को ठीक तरीके से नहीं रख सकता तो उसको तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार को नहीं बचा सकता उसको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। आपका ये क्षेत्र मेरे को किसान भाई बता रहे हैं कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र। किसान भाइयों ने ये कहा कि हमारे पाला पड़ा, हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई, आपके यहाँ नुकसान हुआ था ना, नुकसान हुआ था। तो मैंने पता करने की कोशिश की थी कि मुआवजा मिला कि नहीं मिला। मिला। वहां जयपुर में तो ये बोला कि आप लोग सबको मुआवजा मिल गया, आप लोगों का पैसा का बहुत बढ़िया पैकेज मिला, बिजली के दाम को कम किया और आपको ये सहकारी द्वारा लोन 1,50,000 का मिला बिना ब्याज का। नहीं मिला। किसी को मुआवजा नहीं मिला, बीमा का इंतजाम नहीं है, कोई भी चीज माने जो किसान की जरूरत की चीज है वो किसान को नहीं मिल रही है। ये पहली दफा किसान इस मुसीबत में आया है और मैं किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सबसे पहले हमारे अन्नदाता को उनके पैर पे खड़ा करने की कोशिश करें और उनको जो किसान और खेत की जरूरत पड़ती है और जिसको फसल वापस ले जाते हो तो उनके लिए जो दाम दिलवाने की जरूरत होती है, इन सब चीजों के ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार अपनी आएगी तो किसानों का भी इंतजाम करने में कहीं पीछे नहीं रहेगी। ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी। एक और किसानों की बात है, मुझे ये बताया किसान भाइयों कि आपके ऋण में से बीमा राशि काटने के बाद भी फसल बीमा का भुगतान नहीं किया। क्या ये सही है? नहीं, पर क्या आपके ऋण में से काटते हैं? तो आपके ऋण में से काटने के बाद भी आप लोगों को नहीं दिया। क्या सरकार है भैया? मैं तो यही कह रही हूं कि रोज रोज तो मेरे को सुनने को होता है कि राजस्थान में पहली बार क्या क्या हो रहा है। अखबार में आते थे बड़े बड़े विज्ञापन कि ये राजस्थान में हो रहा है, ये राजस्थान में हो रहा है, पर कोई क्यों ये नहीं कहता कि पहली बार राजस्थान के अंदर सूरवाल कांड हुआ, पहली बार राजस्थान के अंदर आपका गोपालगढ़ का कांड हुआ, पहली बार इतनी सारी चीजें हुई हैं राजस्थान के अंदर। हमारी महिलाओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है ये पहली बार हुआ। जो एससी और एसटी के साथ पहली बार हो रहा है कि पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश एससी और एसटी के ये अत्याचारों में वो है राजस्थान। ये पहली दफा हो रहा है। क्यों नहीं लिखते? ये क्यों लिख देते कि हमने ये किया वो किया? और मैं तो कहती हूँ भाई और बहनों कि दो चीज होती है, एक होती है घोषणा, एक होती है उपलब्धि। ये मेरी घोषणा है माताएं बहनें कि मैं आपको 24 घंटे बिजली जब वापस सरकार अपनी आती है तो मैं आपको घरों की बिजली दूंगी 24 घंटे। ये घोषणा है। पर मेरी उपलब्धि ये थी कि मैंने 18 घंटे से 20 घंटे आप लोगों को जाने से पहले बिजली देने का शुरुआत किया। अब यहां मैं देख रही हूं कि घोषणा और उपलब्धि किसी को समझ में नहीं आती है कि कौन सी उपलब्धि है कौन सी घोषणा है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हम लगाएंगे, अरे बहुत अच्छी बात है, कहाँ है? घोषणा है वो तो मैं भी समझ रही हूं, पर उपलब्धि कहाँ है? और उपलब्धि की कॉलम में आपने उसको डाल दिया है। मैं तो रोज सुबह उठ के 15 घोषणा कर सकती हूँ, परंतु वो घोषणा उपलब्धि नहीं होती और लोगों को इस तरीके से गुमराह करने से किसी सरकार को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार की ये झूठी बातों को जनता सबसे पहले समझ जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब बात करो, और मैंने आप लोग सब जानते हो कि आप लोगों ने भी बहुत बार मेरे से ये कहा वादा करो, और आपको मालूम है कि ये वादा तो तब करती है जब वो कर सकती है। और मैं
हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश में कमी नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार, न्यूज एट 9 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव और चलिए सीधा रुख करते हैं जालौर का, जहां वसुंधरा राजे का संबोधन चल रहा है। चाहती हूँ कि आज टेट की वजह से आप सबको बांधने की कोशिश हो रही है कि टेट हो जाएगा तो ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सबको कर रही हूँ कि टेट का प्रबंधन अपन करेंगे और आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले अपन लोगों ने रोजगार देने का काम किया था, वो हमारे बच्चों को नौकरी देने का हम काम करेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 3 काम मैं बता रही हूँ। नर्मदा का पानी जहां रुका था उसको आगे ले जाने का काम वो होगा। जो महिलाओं की बिजली उनको समय पे और अच्छी तरह से मिलेगी, और जो रोजगार हमारे बच्चों को देना है वो रोजगार का काम हम करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अब पलायन करके गुजरात चले जाएं और गुजरात के अंदर उनकी नौकरी हो, वो यहाँ हो, हमारा व्यवसाय यहाँ हो, हमारी छोटी फैक्ट्री यहाँ लगे और हमारे बच्चों को यहाँ नौकरी मिले। उनको किसी और प्रदेश के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसा जब होता है तो उस प्रदेश की नाक और उसकी इज्जत कटती है, उसका स्वाभिमान मिट्टी में मिल जाता है। हमें अपने प्रदेश को फिर से बनाना है, हमें अपने प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा करना है, और ये हम जात जात में अलग होके या मजहब में बट के नहीं कर सकते भाइयों। यहाँ कोई भी जात हो, अगर पानी मिलता है तो सब जातियों को मिलता है, रोड है तो सब जातियों के लिए है, बिजली है तो सब जातियों के लिए है। हमको झगड़े में फंसा के इस कांग्रेस ने आज तक राज किया है। और मैं भाइयों आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ये समाज की बात तो अपने समाज में रहेंगी, पर जब राजनीति की बात आती है तो हम सबका भला सोच के, क्योंकि इस सबके भले में अपना भला है, इसको सोच के हम आगे काम बढ़ाएंगे, तभी काम कुछ होगा। आज राजस्थान सबसे पिछड़ा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसे ही मजा लिया है। अब ये मजा लेने का टाइम नहीं है, उनको देने नहीं देंगे। समझदारी के साथ अपने को काम करना है। मैंने इनसे पूछा कि आपको पिछले 5 साल ठीक थे कि नहीं? अरे साहब बहुत अच्छा काम हुआ। मैंने कहा इस 5 साल के अंदर? अरे साहब कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब इतना अच्छा काम हुआ, इतने मुश्किल से गड्ढे से निकाल के आपको पैर पे खड़ा किया और आपको मजबूत करने का सब समय आ गया, तो ऐसे वक्त में फिर पीछे चले गए। अब वो जो स्थिति बना के रखी है इन लोगों ने पैसों की, और आपकी स्थिति इतनी विकट बना के रखी है कि हमारा प्रदेश 10 साल पीछे हो गया, 10 साल पीछे हो गया है, और किसी के हाथ में जादू का डंडा नहीं है। और मैंने सबको यह कह दिया कि मैं वोटों के लिए झूठ नहीं बोलती हूं। मैं सबको कह दिया कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो 10 साल को फिर से लाना पड़ेगा, उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा, और उसको फिर से साथ में सब लोगों को लेके और हम लोगों को ये नया राजस्थान बनाना पड़ेगा। ये पुराना राजस्थान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया भाइयों। पर इन सब चीजों के लिए हिम्मत की जरूरत है। मुझे तो उसलिए दुख हुआ और रोना आया, मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए भी नहीं, परंतु मेरे राजस्थान पे मुझे रोना आया कि हम उस स्थिति पे आ गए थे कि राजस्थान आगे बढ़ सकता था, और हमने उसको धक्का देके फिर पीछे जाने का निर्णय लिया। आज फिर जब मेरी तरफ लोग रखते हैं और मैं कहती हूँ कि कितना मुश्किल काम है, तो मेरे को कहते हैं अरे आपके लिए तो क्या मुश्किल, आप